सवाल क्लियरली दिख रहा है सब लोगों को? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे, मिलजुल के करेंगे। अ सर्टेन टीम्स विंस विद अ प्रोबेबिलिटी 0.7, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 हो गई, लूजेस विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2, और लूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 हो गई, एंड टाइज विद अ प्रोबेबिलिटी 0.1, टाइज विद अ प्रोबेबिलिटी 0.1। तो टाई भी हो सकता है गेम, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। एक टीम है जिसकी सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज हम लोगों को बेहतरीन तरीके से गिवन है कि भैया जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, लूज करने की प्रोबेबिलिटी 0.2 है, और टाई करने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। आगे बोलता है द टीम प्लेज 3 गेम्स, 3 गेम खेले जाते हैं। तो 3 गेम खेले जाते हैं, लिख लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। 3 गेम्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 1 दैट अ टीम विंस एटलीस्ट 2 ऑफ द गेम्स बट लूजेज नन। अब सोचो, कम से कम 2 गेम जीते लेकिन एक भी हारे नहीं। सोचो 3 गेम में क्या क्या हो सकता है। 2 लिख दिया, 1 पहला पार्ट बना रहे हैं। हाँ, पहले पार्ट में क्या क्या संभावना है? विंस एटलीस्ट 2 ऑफ द गेम्स, कम से कम 2 गेम जीते लेकिन एक भी हारे नहीं। या तो हो सकता है विंस ऑल 3, या विंस 2 एंड टाइज 1। यही 2 केस बनेंगे। कि पहले वाले पार्ट में बोलता है टीम विंस एटलीस्ट 2 ऑफ द गेम लेकिन लूजेस नन, कम से कम 2 गेम जीते और हारे एक भी नहीं। तो 2 ही केस बन सकते हैं, या तो 3 के तीनों गेम जीते, या 3 में से 2 गेम जीते और एक में टाई हो जाए। तो 3 के तीनों गेम जीतने का मतलब पहला भी जीते, दूसरा भी जीते, तीसरा भी जीते 0.7 का क्यूब। 2 गेम जीते, 3 में से 2 गेम चुनो और उन दोनों को जितवा दो और एक में टाई करवा दो, इंटू 0.1। 3 में, अब देखो विंस 2 है तो 2 गेम जीतने हैं, तो कोई सा भी 2 गेम जीत सकता है। देखो 3 गेम है, जैसे फर्स्ट गेम, सेकंड गेम, थर्ड गेम। अब हम जानते हैं कि 2 गेम को जितवाना है, एक गेम में टाई करनी है। तो क्या क्या संभावनाएं हैं? या तो ये दोनों विन विन टाई हो जाए, या विन टाई विन हो जाए, या टाई विन विन हो जाए। यही 3 केस बनेंगे। इन केसों को अपन 3C2 प्रकार से भी बना सकते हैं कि 3 में से कोई 2 गेम चुनो, उसको जितवा दो और एक गेम को टाई करवा दो। ये हो गया पहला पार्ट। क्या पहला पार्ट समझ में आया आप लोगों को? वेरी गुड। अब आ जाइए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहता है दैट द टीम विंस एटलीस्ट 1 गेम, कम से कम एक गेम जीते। एटलीस्ट 1 का एक बड़ा अच्छा फंडा है, एटलीस्ट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस नन। कम से कम एक गेम जीते इज इक्वल टू 1 माइनस एक तो गेम ना जीते। अब ध्यान देना, ना जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3 है। ना जीतने की 2 वजह हो सकती हैं, या तो लूज हो जाए या टाई हो जाए। तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.3, कम से कम एक गेम जीते इज इक्वल टू 1 माइनस एक भी गेम ना जीते इज इक्वल टू 1 माइनस पहला भी ना जीते इंटू दूसरा भी ना जीते इंटू तीसरा भी ना जीते। ये इंपॉर्टेंट बात सब बच्चे ध्यान रखेंगे, ये अक्सर काम में आती है। एटलीस्ट 1 का मतलब हो जाएगा 1 माइनस नन। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? कॉपी करिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ये सवाल देखें, क्योंकि बस 4 ही चीजें होती हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। क्लासिकल डेफिनेशन, सेट थ्योरी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बेस थ्योरम, और चैप्टर खत्म। इसलिए एडिशन मल्टीप्ल ध्यान देना है। तो ये हो गया क्वेश्चन 6 बट लूजेस नन, क्वेश्चन 7, 8। यस। एक और सवाल देखिए। सवाल कहता है 4 persons आर आस्क्ड द सेम क्वेश्चन बाय एन इंटरव्यूअर। 4 लोग हैं और एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ ईच हैज इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी 1/6 ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन करेक्टली। पहला आदमी, 4 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। देखो अब हर आदमी अलग अलग इंटरव्यू दे रहा है, तो पर्सन 1 सही जवाब दे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। पर्सन 2 अपने आप में अलग से सही जवाब दे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। पर्सन 3 भी अपने आप में सही जवाब दे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। पर्सन 4 भी अपने आप में सही जवाब दे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है।
if each has independent probability 1/6 of answering the question, the probability that at least one answer correctly, तो यहां पर भी वही करेंगे, at least one answers correctly, कम से कम एक सही उत्तर दे, इज इक्वल टू 1 माइनस नन करेक्ट, एक भी सही ना दे इज इक्वल टू 1 माइनस पहला भी गलत दे इंटू दूसरा भी गलत दे इंटू तीसरा भी गलत दे इंटू चौथा भी गलत दे इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6 की पावर 4। सिंपल, आ गया कैलकाटा। कम से कम एक आदमी सही उत्तर दे, अब एक सही 3 गलत, 2 सही 2 गलत, इतने प्रपंच करोगे क्या? तो कम से कम एक आदमी सही उत्तर दे इज इक्वल टू 1 माइनस एक का सही उत्तर ना दे इज इक्वल टू 1 माइनस 4 के चारों गलत दे इज इक्वल टू 1 माइनस 5/6 की पावर 4। कॉपी करिए। हाँ, क्योंकि चैप्टर की थ्योरी तो कल ही और हो जाएगी, कल मतलब चैप्टर का खत्म हो जाएगा बेसिकली। हाँ, आइए और क्वेश्चन है तो सवाल लेने हैं 8 9, एक और है, एक और सवाल देखिए। द ऑड्स दैट अ बुक विल बी फेवरेबली रिव्यूड बाय 3 इंडिपेंडेंट क्रिटिक, पहला इंडिपेंडेंट क्रिटिक फेवर करे, इसके ऑड्स, मैंने आपको ऑड्स अगेंस्ट बताया था, ऑड्स इन फेवर बताया था, तो यहां ऑड्स इन फेवर गिवन है, ध्यान देखिए, ऑड्स इन फेवर गिवन है, तो पहला क्रिटिक उसका फेवर करे, इसके ऑड्स 5:2 हैं, तो यानी पहला क्रिटिक उसका फेवर करे, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 हो गई, क्योंकि ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल अपॉन नॉन फेवरेबल, तो पहला क्रिटिक बुक का फेवर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7 है, दूसरा क्रिटिक बुक का फेवर करे, C1 मतलब क्रिटिक 1, C2 मतलब क्रिटिक 2, दूसरे क्रिटिक के ऑड्स इन फेवर 4:3 है, यानी वो फेवर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/7 है, तीसरा क्रिटिक फेवर करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है। प्रोबेबिलिटी देने के बजाय इस क्वेश्चन में ऑड्स इन फेवर दे दिए गए हैं, कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन पूछने वाले। द ऑड्स दैट अ बुक विल बी फेवरेबली रिव्यूड, तो ऑड्स इन फेवर यानी जो क्रिटिक 1 किताब को पढ़ के उसके फेवर में बोले हाँ अच्छी लिखी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7, क्रिटिक 2 किताब को पढ़ के उसके फेवर में बोले हाँ अच्छी लिखी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/7, क्रिटिक 3 किताब पढ़ के बोले हाँ अच्छी लिखी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। ये पहली लाइन का मतलब हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द 3 रिव्यूज मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल, क्या संभावना है कि अगर तीनों को किताब पढ़ने को दी जाए तो मेजॉरिटी फेवरेबल हो जाए? तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेजॉरिटी फेवर कर दे, अब मेजॉरिटी उसको फेवर कर दे इज इक्वल टू, इधर देखो C1 फेवर कर दे, गलत लिख रहे हैं, C2 फेवर कर दे, C3 ना करे, या C1 फेवर कर दे, C2 ना करे, C3 कर दे। C3 कर दे, या C1 ना करे, C2 फेवर कर दे, C3 फेवर कर दे, या 3 के तीनों ही फेवर कर दें, बस यही हो गया। मेजॉरिटी फेवर करे तो मेजॉरिटी का मतलब है 3 लोग की मेजॉरिटी कब होगी, जब या तो 2 फेवर करें या तीनों फेवर कर दें, तो या तो C1 C2 फेवर करे C3 ना करे, या C1 C3 कर दे C2 ना करे, या C2 C3 कर दे C1 ना करे, या 3 के तीनों फेवर कर दें। C1 C2 फेवर कर दें 5/7 इंटू 4/7 इंटू C3 ना करे 4/7, C1 कर दे C2 ना करे C3 कर दे, या C1 ना करे C2 फेवर कर दे C3 फेवर कर दे। यह बहुत खुशी की बात कि 3 के तीनों फेवर कर दे, मिल गया आंसर, खत्म, 3 के तीनों फेवर कर दे। ये हो गई प्रोबेबिलिटी दैट द मेजॉरिटी विल बी फेवरेबल।
कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब हम। इंग्लिश पर ध्यान दें, अगर सवाल इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे तो सवाल क्या करेंगे, सॉल्व क्या करेंगे। ओके, और भी सवाल लेने हैं मुझे। P9 P10, यस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें। इंग्लिश है, भाषा है, इट्स जस्ट लैंग्वेज। हाँ चलिए, अब सुने ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। इन अ पर्स आर 10 कॉइन्स, एक पर्स में 10 सिक्के हैं। इंग्लिश पढ़ने का तरीका हमारे गुरुजी ने बताया था कि कॉमा जब भी आए रुक जाओ, उसके पहले का सोचो। कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में पढ़ी जाती है इंग्लिश। तो यहां पर इन अ पर्स आर 10 कॉइन्स, कॉमा लग गया यानी इसका मतलब सोचो। पर्स में 10 सिक्के हैं। अब पढ़ो। ऑल 5 NPs एक्सेप्ट 1 विच इज अ रूपी। एनपी का मतलब नया पैसा है। ये 5 NP है, यानी पर्स के अंदर 9 तो ऑल 5 नए पैसे के सिक्के हैं और 1 विजय रूपी और 1 रुपया है। 5-5 पैसे, भाई टोटल मिला के 10 सिक्के हैं, जिसमें से 5 नए पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपया है। ये 10 सिक्के हो गए। यहां तक कॉमा लगते ही रुक जाया करो, कॉमा के आगे नहीं पढ़ना चाहिए, कॉमा फुल स्टॉप के। वहीं से वहां तक सोचो, यही तरीका अंग्रेजी पढ़ने का, इसीलिए कॉमा फुल स्टॉप लगाते हैं, है ना। तो इन अ पर्स आर 10 कॉइन्स, पर्स में 10 सिक्के हैं। आगे, ऑल 5 NPs एक्सेप्ट 1 विच इज अ रूपी, सारे के सारे 5 पैसे हैं सिवाय 1 के जो रुपया है। तो 9 तो 5 पैसे के सिक्के हो गए और 1 रुपया हो गया। इन अनदर आर 10 कॉइन्स, और एक और पर्स है, इसमें भी 10 कॉइन्स हैं और सारे के सारे 5 पैसे हैं, 5 NPs, नया पैसा है। 2 पर्स हैं, पहले पर्स में 9 सिक्के नए पैसे हैं और 1 रुपया है। दूसरे पर्स में 10 सिक्के 10 नए पैसे हैं। फुल स्टॉप, यानी पहली इंफॉर्मेशन खत्म हो गई। ये सोच ले। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है 9 कॉइन्स आर टेकन फ्रॉम द फॉर्मर। फॉर्मर और लेटर, ये दोनों चीजें एक दूसरे की अपोजिट है। फॉर्मर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। फॉर्मर मतलब जिसका पहले जिक्र हुआ, लेटर मतलब जिसका बाद में जिक्र हुआ। तो ये तुम्हारा फॉर्मर पर्स हो गया, क्योंकि प्रश्न में पहले इसका जिक्र हुआ। ये लेटर पर्स हो गया, है ना। फॉर्मर और लेटर ये दोनों अपोजिट होते हैं। फॉर्मर यानी पहले, लेटर यानी बाद में। तो ये हो गई इंग्लिश की बात भी। देखो तो क्या बोलता है, 9 कॉइन्स आर टेकन फ्रॉम द फॉर्मर पर्स। तो 9 कॉइन्स पहले पर्स से निकाल के इसमें से इसमें 9 सिक्के डाल दिए जाते हैं, 9 कॉइन डाल दिए गए। एंड देन 9 कॉइन्स आर टेकन फ्रॉम द लेटर एंड पुट इनटू द फॉर्मर। और फिर 9 सिक्के इसमें से इसमें डाल दिए गए। तो भाई इसमें 10 सिक्के थे, 9 5 पैसे 1 रुपया, इसमें 10 के 10 5 पैसे थे। तो 9 सिक्के फॉर्मर से लेटर में, इसमें से इसमें, फिर इसमें। फाइंड द चांस दैट द रूपी इज स्टिल इन द फर्स्ट पर्स। ऐसा कर लेने के बाद क्या संभावना है कि रुपया अभी भी इसी पर्स में हो। तो 2 ही तरीके से रुपया इस पर्स में हो सकता है। प्रोबेबिलिटी रूपी इन फर्स्ट पर्स। देखो 2 ही तरीके से रुपया फर्स्ट पर्स में हो सकता है। या तो रुपया जाए और वापस चला आए, या रुपया जाए ही नहीं। बस यही 2 तरीके हैं, या तो रुपया जाए और वापस चला आए, या रुपया जाए ही नहीं। रुपी इन फर्स्ट पर्स कैसे, रुपी गोज एंड रुपी कम्स। रुपया जाए और वापस भी आ जाए। या दूसरा, रुपी डज नॉट गो, रुपया जाए ही नहीं। अब ध्यान से सुने, रुपया जाए, 10 में से कोई भी 9 सिक्के जा सकते थे। एक तो रुपए को भेजो और 9 में से कोई भी 8 सिक्के भेजो रुपया। अब जब ऐसा यहां चले गए तो यहां कुल मिला के क्या स्थिति बन गई, 18 तो 5 पैसे के सिक्के हो गए और 1 1 रुपए के सिक्के।
जब 9 सिक्के आपने डाल दिए तो यहां 19 सिक्के हो गए। उन 19 सिक्कों में 1 रुपया है और 18 5 पैसे के सिक्के हैं। अब रुपया वापस भी आए तो उन 19 में से कोई भी 9 सिक्के वापस आ सकते थे, 1 रुपया वापस आ जाए और 18 में से कोई भी 8 5 पैसे के सिक्के वापस आ जाए, प्लस रुपया जाए ही नहीं। 10 में से कोई भी 9 सिक्के जा सकते थे, 9 के 9 5 पैसे के सिक्के चले जाएं, इनटू अगर रुपया गया ही नहीं तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी सोच लो। जब यहां से रुपया नहीं गया तो अब यहां 9 सिक्के गए, लेकिन ये 19 के 19 क्या है, 5 पैसे के सिक्के। तो 19 में से कोई भी 9 सिक्के आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दो तरीके हैं जिससे रुपया अभी भी फर्स्ट पर्स में मिलेगा। या तो इन 9 सिक्कों में रुपया जाए और इन 9 सिक्कों के साथ रुपया आ जाए, या रुपया जाए ही नहीं, जहां पड़ा था वहीं पड़ा रहे। तो ये रुपया जाने की प्रोबेबिलिटी इंटू रुपया लौट आने की प्रोबेबिलिटी प्लस रुपया ना जाए। अब जब रुपया गया ही नहीं तो आगे की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी, कुछ भी वापस आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, आइए और क्वेश्चन लेते हैं। सवाल देखिए, सवालों से ही सीखोगे। 10 11 ले लीजिए, ये रहा। एक और सवाल देखिए, आराम से देखिए, इजी है। ए एंड बी इन ऑर्डर, यहां लिखा गया ए एंड बी इन ऑर्डर, यानी पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, यानी ए गेम की शुरुआत कर रहा है। ए एंड बी इन ऑर्डर, ड्रॉ फ्रॉम अ पर्स कंटेनिंग 3 रुपीज एंड 4 नए पैसे। एक पर्स है जिसमें 3 तो रुपए हैं, यानी 1 रुपए के 3 सिक्के हैं और 4 नए पैसे हैं। तो ऐसे 1 नया पैसा, 2 नया पैसा, 3 नया पैसा, 4 नया पैसा। एक पर्स है जिसमें 3 रुपए हैं, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं और 4 नए पैसे हैं। ऐसे ऐसे 4 नए पैसे हैं, ठीक है। ये एक पर्स है, ये पर्स के कंटेंट मैंने बता दिए। ए एंड बी इन ऑर्डर, यानी गेम की शुरुआत पहले ए करता है। फाइंड देयर रिस्पेक्टिव चांस ऑफ फर्स्ट ड्रॉइंग अ रुपी, सबसे पहले रुपया निकालने के चांस। द कॉइन्स वंस ड्रॉन आर नॉट बीइंग रिप्लेस्ड, जो सिक्का एक बार निकल गया उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ड्रॉज अ रुपी, ए कैसे कैसे रुपया निकाल सकता है। या तो अब ए को पहली चांस मिल रही है, सुनो गेम चल रहा है, गेम की शुरुआत कौन कर रहा है, मिस्टर ए कर रहे हैं। ए को पहली चांस में हाथ डाला तो सिक्का निकाला। अगर ए रुपया नहीं निकाल पाया तो यहां रिप्लेसमेंट नहीं किया जा रहा है, तो सिक्का बाहर फेंक दिया। अब बी की बज्जी आएगी। अगर बी रुपया नहीं निकाल पाया ए की बज्जी आएगी। ऐसे बज्जी बज्जी गेम चलता रहेगा। अब सुनिए ध्यान से, ए ड्रॉज अ रुपी, ए रुपया निकाले। या तो ए पहली बार में ही रुपया निकाल दे, अगर ए ने पहली बार में रुपया निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 प्लस ए पहली बार में रुपया ना निकाल पाए। सोचो, इसको पहले लिख लेते हैं, मैं बताता हूं, इसको लिख लेते हैं। या तो ए पहली बार में रुपया निकाल दे, या ए पहली बार में रुपया ना निकाल पाए, फिर बी की चांस आए, बी भी रुपया ना निकाल पाए, फिर ए की बज्जी आए और ए रुपया निकाल दे। गेम की तरह सोचो, गेम की तरह सोचो, कैसे कैसे ए को रुपया निकालने को मिल सकता है। या तो ए पहली बार में रुपया निकाल दे, या ए ना निकाल पाए, बी ना निकाल पाए, फिर ए निकाल दे। प्लस आप सुनो, ए ना निकाल पाए, बी ना निकाल पाए, फिर ए को मौका मिले, फिर ए ना निकाल पाए, फिर बी को मौका मिले, फिर ना निकाल पाए, फिर ए की बज्जी आए, फिर निकाल दे। देखो अब की बार ए निकाल ही देगा। क्यों निकाल देगा? क्योंकि अगर रुपया नहीं निकला तो एक नया पैसा निकला, फिर रुपया नहीं निकला तो एक नया पैसा निकला, फिर रुपया नहीं निकला तो एक नया पैसा निकला, फिर रुपया नहीं निकला तो एक नया पैसा निकला, और पर्स में 4 ही नए पैसे हैं। तो अगर 4 बार रुपया नहीं निकला तो चारों नए पैसे निकल गए। अब की बार ए हाथ डालेगा तो रुपया निकालेगा ही निकालेगा,
क्योंकि पर्स में केवल रुपए ही बचे हैं। ये है ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी। देखो गेम की शुरुआत कौन कर रहा है? गेम की शुरुआत मिस्टर ए कर रहे हैं और बज्जी दर बज्जी खेल रहे हैं। ए की बज्जी, बी की बज्जी, ए की बज्जी, बी की बज्जी, ए की बज्जी, बी की बज्जी एंड सो ऑन। गेम खत्म हो जाएगा, जैसे रुपया निकालेगा गेम खत्म और फिनिश। तो भैया गेम इससे ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, क्योंकि अगर अब की बार बी ने रुपया नहीं निकाला ए जीतेगा ही जीतेगा, है ना। अच्छा, पहली बार में ए रुपया निकाले, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/7। ए रुपया ना निकाले, जब ए ने रुपया नहीं निकाला तो क्या हुआ? यहां से एक नया पैसा निकल गया। अब टोटल सिक्के 6 ही बच गए, क्योंकि कॉइन्स वंस ड्रॉन नॉट बीइंग रिप्लेस। अब बी भी रुपया ना निकाल पाए, अब ए निकाल ले। जब बी ना निकाल पाए तो एक और चला गया, तो अब ए निकाल ले 3/5 प्लस ए ना निकाल पाए, बी ना निकाल पाए, ए ना निकाल पाए, बी ना निकाल पाए, और अब तो रुपया निकलेगा ही निकलेगा। ये हो गई ए के जीतने की संभावना। बी के जीतने की संभावना आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, या सीधी सी बात है, दो ही जने गेम खेल रहे हैं तो ए के जीतने की संभावना प्लस बी के जीतने की संभावना का सम 1 होगा। अच्छा, सीखने के लिए अपन बी के जीतने की संभावना अलग से निकाल लेते हैं। देखो बी को कम मौके मिलेंगे। बी का मौका कब पड़ेगा? जब ए ना निकाल पाए। ए ना निकाल पाए और बी निकाल ले, या ए ना निकाल पाए, बी ना निकाल पाए, फिर ए ना निकाल पाए और बी निकाल ले, बस। इसके बाद बी को मौका नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर अब की बार बी नहीं निकाल पाया तो पर्स के अंदर अब सिर्फ रुपए बचे हैं, तो ए रुपया निकाल ही देगा। देखा जाए तो जो गेम की शुरुआत करता है वो फायदे में रहता है। ए को रुपया निकालने के 3 मौके मिलेंगे, लेकिन बी को रुपया निकालने के 2 ही मौके मिलेंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए। हाँ, एक और क्वेश्चन देखिए। सवालों पर विशेष ध्यान दें, सवाल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आईटी में सवाल ही आएंगे, वाइवा नहीं होगा। 12वां, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आईआईटी में आया हुआ सवाल। ध्यान देखना इस सवाल को। सवाल क्या कहता है? सवाल बहुत अच्छा है, सवाल देखिए, आराम से पढ़ना है, प्लीज इंग्लिश पर ध्यान दें। अ फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली, फुल स्टॉप। एक डाइस है, उसको ऐसे लगातार फेंका जा रहा है, फेंकते हैं, उठाते हैं, फेंकते हैं, ऐसे लगातार डाइस फेंकी जा रही है। अ फेयर डाई इज टॉस्ड रिपीटेडली, ए विंस। 2 लोग हैं, ए कब जीतेगा? इफ इट इज 1 or 2 ऑन 2 consecutive tosses। ए तब जीतेगा जब लगातार 2 टॉस पे 1 या 2 आ जाए। एंड बी विंस इफ इट इज 3, 4, 5, 6 ऑन 2 consecutive tosses। और बी तब जीतेगा जब लगातार 2 बार 3, 4, 5 या 6 आ जाए, वो भी लगातार 2 बार। अब सुनना ध्यान से, ए का फेवरेबल इवेंट होने की संभावना 2/6 हो गई और बी का फेवरेबल इवेंट होने की संभावना 4/6 हो गई। लेकिन ए तब जीतेगा जब ए का फेवरेबल इवेंट लगातार 2 बार हो, और बी तब जीतेगा जब बी का फेवरेबल इवेंट लगातार 2 बार हो, है ना। ये आगे बोलता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस। ए के जीतने की संभावना निकालनी है अगर पासों को पागलों की तरह अनंत काल तक फेंके जा रहे हो। 2 ही प्लेयर यहां खेल रहे हैं, तो एक बात तो तय हो गई, ए के जीतने की संभावना प्लस बी के जीतने की संभावना 1 हो जाएगी। ए के जीतने की संभावना प्लस बी के जीतने की संभावना 1 होगी। आइए ए के जीतने की संभावना निकालें। ध्यान से सुनना है, ए तब जीतेगा
जब ए का फेवरेबल इवेंट लगातार 2 बार हो जाए। ए तब जीतेगा जब ए का फेवरेबल इवेंट लगातार 2 बार हो जाए। अब देखो ए कैसे कैसे जीत सकता है। या तो पहले ही 2 थ्रो में ए का फेवरेबल इवेंट हो जाए। अब सोचो, ए या तो 2 थ्रो में जीतेगा, या ए 3 थ्रो में जीतेगा, या ए 4 थ्रो में जीतेगा, या ए 1 2 3 4 5 थ्रो में जीतेगा, या ए 1 2 3 4 5 6 थ्रो में जीतेगा, जैसे करते करते इन्फिनिट थ्रो में जीतेगा। अगर ए को 2 थ्रो में जीतना है तो दोनों बार ए का फेवरेबल हो जाए। अगर ए को 3 थ्रो में जीतना है तो आखिरी में 2 में ए का फेवरेबल होना चाहिए, उसके पहले बी का फेवरेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पहले ए का फेवरेबल हो गया ए पहले ही जीत जाएगा। अगर ए को 4 थ्रो में जीतना है तो लास्ट के 2 में ए का फेवरेबल होना चाहिए, उसके पहले बी का फेवरेबल, उसके पहले ए का फेवरेबल। ए और बी का फेवरेबल ऑल्टरनेट चलने चाहिए, क्योंकि लगातार 2 बार बी का फेवरेबल हो गया तो बी जीत गया, और लगातार 2 बार ए का फेवरेबल हो गया तो ए जीत गया। अगर ए को 5 थ्रो में जीतना है तो लास्ट के 2 में ए का फेवरेबल हो, उसके पहले बी ए बी चलता रहे। अगर ए को 6 थ्रो में जीतना है तो लास्ट के 2 में ए का फेवरेबल हो, उसके पहले बी का फेवरेबल, ए का फेवरेबल, बी का फेवरेबल, ऐसे गाड़ी चलेगी। क्योंकि लगातार 2 बार ए हुआ तो मिस्टर ए जीत गए, लगातार 2 बार बी हुआ तो मिस्टर बी जीत गए। ये सबसे पहले आप समझें कि इनफाइनाइट तरीके से मिस्टर ए जीत सकते हैं। 2 ही चांस में जीत जाएं, या 3 चांस में, या 4 चांस में, या 5 चांस में, या 6 चांस में, या 7 चांस में, या 8 चांस में, या अनंत काल तक पागलों की तरह बैठे ही रहें। खैर, अब यहां पर मिस्टर ए तब जीतते हैं जब उनका फेवरेबल इवेंट लगातार 2 बार होता है, और मिस्टर बी तब जीतते हैं जब उनका फेवरेबल इवेंट लगातार 2 बार होता है। चलिए अब बात करें यहां पर, ये इसको जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ेंगे बताता हूं। ये 2 अलग अलग जीपी के सम की तरह आ रही है। ये वाले टर्म आपस में एक जीपी बना रहे हैं। इनका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो बी ए है। देखो, ए को ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, या ए बी लिख लें, ऑल्टरनेट टर्म। और ये जो ऑल्टरनेट टर्म है ये आपस में अपने आप में एक जीपी बना रहे हैं, जिसका फर्स्ट टर्म बी ए है और कॉमन रेशियो ए बी है। बी ए इंटू बी ए बी ए बी ए बी या बी ए, जो भी लिखना चाहे, वैल्यू तो सेम ही आएगी बी। तो दोनों को जोड़ लें। इनफाइनाइट जीपी का सम ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस ए बी, प्लस बी ए अपॉन 1 माइनस ए बी। वैल्यू पुट कर दें। ए की वैल्यू कितनी है? 2/6 इंटू 2/6। 1 माइनस ए बी की वैल्यू ए बी 2/6 इंटू 4/6, प्लस बी ए की वैल्यू 4/6 इंटू 2/6 इंटू 2/6। 1 माइनस ए बी की वैल्यू 1 माइनस 2/6 इंटू 4/6। ये है संभावना मिस्टर ए के जीतने की। ये है संभावना मिस्टर ए के जीतने की। ध्यान देखना है, गेम एक से एक ये इनफाइनाइट तक चलने वाला गेम है, ये अनंत काल तक चलने वाला गेम है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ही मेन है, इसी को प्रैक्टिस करनी है बस। प्रोबेबिलिटी बहुत छोटा चैप्टर है, पीएनसी की तरह इसमें 12 कुछ नहीं है, 4 कंसेप्ट हैं बस। क्लासिकल डेफिनेशन, सेट थ्योरी, एडिशन मल्टीप्लिकेशन, बेस थ्योरम, और खत्म। हम तीसरे और सेकंड लास्ट पे चल रहे हैं। बेस थ्योरम की भी थ्योरी इतनी सी है, क्वेश्चन जितने लगा लो उतना बढ़िया है। मैं इसके क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए। आप कॉपी करिए। एक और क्वेश्चन देखिए। सवालों को बहुत ध्यान देखना है, क्योंकि सवाल ही सब कुछ है। अल्टीमेटली आईटी में सवाल ही आएंगे। 12 हो गया, 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन, थोड़ा प्रोबेबिलिटी के बारे में समझता है। बिफोर अ रेस, यानी रेस शुरू होने के पहले,
द चांस ऑफ 3 रनर्स 5:3:2 है, यानी ए के जीतने की संभावना 5/10, बी के जीतने की संभावना 3/10 और सी के जीतने की संभावना 2/10। रेस शुरू होने के पहले द चांस ऑफ 3 रनर्स ABC वर एस्टिमेटेड टू बी प्रोपोर्शनल टू 5:3:2। ये उनके चांस थे। बट ड्यूरिंग द रेस ए मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ए जो को ए का एक्सीडेंट होता है विच रिड्यूसेस इस चांस टू 1/3। ए का एक्सीडेंट हो जाता है और ए की नई प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/3। What are the respective chance और बी एंड सी नाउ? एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट होने के पहले है और ये एक्सीडेंट होने के बाद है। ठीक है, अब सुनना है ध्यान से। जब एक्सीडेंट हुआ तो ए की प्रोबेबिलिटी घट गई, तो ए ने कितनी प्रोबेबिलिटी छोड़ी? ए की पहले प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, अब प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। तो ए ने कितनी प्रोबेबिलिटी छोड़ी? ए ने 1/6 प्रोबेबिलिटी छोड़ दी। अब ये जो 1/6 प्रोबेबिलिटी ए ने छोड़ी है, ये बी और सी के बीच में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन उन्हीं के रेशियो में जो ज्यादा ताकतवर था वो और ज्यादा ताकतवर होगा। तो बी की नई प्रोबेबिलिटी होगी उसकी पुरानी प्रोबेबिलिटी प्लस ये जो ए ने हिस्सा छोड़ा है, ये इन दोनों में 3:2 के रेशियो में डिवाइड होगा। तो बी को नया मिलेगा 3/5 ऑफ 1/6 और सी को नया मिलेगा पुरानी प्रोबेबिलिटी प्लस 2/5 ऑफ 1/6। बस ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन यही समझाने के लिए है कि प्रोबेबिलिटी उसी रेशियो में डिवाइड होगी, ऐसा नहीं कि बराबर बढ़ जाएगी। बराबर क्यों बढ़ेगी? जिसके जीतने की संभावना ज्यादा थी वो और ज्यादा बढ़ेगी। तो ए की पहले प्रोबेबिलिटी हाफ थी जीतने की, एक्सीडेंट होने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। तो ए ने कितनी प्रोबेबिलिटी छोड़ी? कुल मिला के ए ने 1/6 प्रोबेबिलिटी छोड़ी। अब ये जो 1/6 प्रोबेबिलिटी है ये इन दोनों प्लेयर्स में बांटी है, क्योंकि अगर एक, भाई ये तो रेस है, कंपटीशन है, अगर एक के जीतने की संभावना कम होती है तो बाकियों की अपने आप बढ़ जाती है। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी इन दोनों में बटेगी, लेकिन उसी रेशियो में जिस रेशियो में इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी है। इनके जीतने की प्रोबेबिलिटी 3/2 के अनुपात में है, तो 1/6 का 3/5वां हिस्सा बी को मिलेगा और 1/6 का 2/5वां हिस्सा सी को मिलेगा। तो एक्सीडेंट होने के बाद ये हो गई एबीसी की नई प्रोबेबिलिटी। कॉपी कर लें। आइए और क्वेश्चन लें। सवालों पर बिल्कुल ध्यान देंगे, बहुत अच्छे सवाल मैं लेने जा रहा हूं। कभी इधर सवाल ले लिए हैं 11, 12, 13, 14। यस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। 20-22 सवाल मैंने इलस्ट्रेशन प्लान किए हैं, क्योंकि इसमें इलस्ट्रेशन से ही फायदा होगा, इसमें थ्योरी तो कुछ भी नहीं है। ये रहा क्वेश्चन, क्या कहता है, ध्यान से सुनना है, ध्यान समझना है। इन ईच ऑफ अ सेट ऑफ गेम्स इट इज 2-1 इन फेवर ऑफ विनर ऑफ प्रीवियस गेम। इस भाषा को समझिए, इट इज 2-1 इन फेवर ऑफ विनर ऑफ प्रीवियस गेम। अगर आप प्रीवियस गेम जीते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गिवन प्रीवियस गेम आपने जीता है, तो 2/3 है। ये समझिए, इसको प्रीवियस विन भी लिख सकते हैं अपन, इसको बल्कि ऐसे लिख देते हैं प्रीवियस विन। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गिवन प्रीवियस विन इज 2/3। इसको समझे इस भाषा को। इट इज 2-1 इन फेवर, यानी ऑड्स इन फेवर ऑफ विनर ऑफ प्रीवियस गेम। अगर आप पिछला गेम जीते हैं तो ये गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई, क्योंकि आप पिछला गेम जीते हैं, कॉन्फिडेंस आई है। अब इसी बात से हम 6-7 बातें, 4 बातें कहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग या नॉट विनिंग गिवन आप प्रीवियस गेम जीते हैं 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अगर प्रीवियस गेम नहीं जीते हैं, सोचो प्रीवियस गेम जीत के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो प्रीवियस गेम हार के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3।
प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग गिवन प्रीवियस गेम नहीं जीते हैं, तो प्रीवियस गेम नहीं जीत के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो प्रीवियस गेम नहीं जीत के ना जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3। ये सिंपल सा एक स्टेटमेंट आपको ये 4 बातें बता रहा है। अगर प्रीवियस गेम जीते, पी मतलब प्रीवियस है, अगर प्रीवियस विन है तो विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो कॉमन सेंस हो गई। प्रीवियस विन है तो लूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अगर विन से विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो लूज से विन करने की प्रोबेबिलिटी फिर 1/3, तो लूज से लूज करने की प्रोबेबिलिटी 2/3। ये इंफॉर्मेशन कॉमन सेंस से यहीं से निकलती है। एक बार फिर दोहरा देता हूं, अगर प्रीवियस गेम जीता है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो अगर प्रीवियस गेम जीता है तो हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3। जीत के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3, तो हार के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, कि हार गए होंगे तो मनोबल कम होगा तो हार सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सब दे रखा है। W' को L भी लिख सकते हैं, लूज भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है। आगे क्या बोलता है, व्हाट इज द चांस दैट अ प्लेयर हु विंस द फर्स्ट गेम, जिसने पहला गेम जीता हो, शैल विन 3 एटलीस्ट ऑफ द नेक्स्ट 4। पहला गेम, फर्स्ट गेम, सेकेंड गेम, थर्ड गेम, फोर्थ गेम। थर्ड गेम कैसे ही लिख देते हैं, फर्स्ट गेम, सेकेंड गेम, थर्ड गेम, फोर्थ गेम, फिफ्थ गेम। क्या बोलता है, फर्स्ट गेम को मैंने एफ लिख दिया है, या इसको भी आप एफ लिख लीजिए। फर्स्ट गेम बोलता है व्हाट इज द चांस दैट अ प्लेयर हु विंस द फर्स्ट गेम, क्या संभावना है कि अगर किसी प्लेयर ने फर्स्ट गेम जीता है, यह आपको गिवन है कि फर्स्ट गेम जीत लिया, हमको निकालना क्या है, शैल विन 3 एटलीस्ट ऑफ द नेक्स्ट 4, आगे आने वाले नेक्स्ट 4 में से 3 जीते, कम से कम 3 जीते, चारों भी जीत सकता है। तो सोचो क्या क्या हो सकता है, या तो 4 के चारों जीत जाए, या विन करके पहला ना जीते फिर जीत जाए 3, विन करके विन करे फिर यहां ना जीते फिर विन कर दे, विन करके विन विन करके यहां ना जीते विन कर दे, या विन 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 और यहां, बस यही सारे केस बनेंगे। पहला गेम तो जीता है, तो बोलता अगर पहला गेम जीता है तो क्या संभावना है कि आगे आने वाले 4 गेम में से कम 3 जीते, या तो चारों जीते या कम से कम 3 जीतने का मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 हारे। तो ये मैंने सारे केस बना लिए। आइए हर केस की प्रोबेबिलिटी लिखें। इस केस की प्रोबेबिलिटी होगी विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू फिर विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, प्लस इसका सोचिए विन करके लूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर लूज करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, प्लस इसके बारे में सोचिए विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, विन करके लूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर लूज करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ऐसे सबको जोड़ना है। प्लस इस वाले केस को देखिए विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, फिर विन करके लूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फिर लूज करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, प्लस आखिरी वाले को देखिए विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, विन करके विन करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, विन करके लूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। जोड़ लेंगे आंसर आ जाएगा। यहां पर एक्चुअली क्या है, विन करके विन करना या विन करके लूज करना या लूज करके विन करना, लूज करके लूज करना, वो सब प्रोबेबिलिटी भिन्न भिन्न है। कॉपी करिए, यहां ठीक कर लें, यहां 2/3 होगा इस केस में कि विन करके विन कर रहा है। आइए और सवाल देखें। यहां पर अगर अपन सवाल देखें, ध्यान देखिए, हाँ तो यहां पर हो गया 13, 14, 15। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन।
सवालों पर थोड़ा ध्यान देना है। सवाल कहता है अ नॉर्मल कॉइन इज कंटिन्यूड टॉसिंग अनलेस अ हेड ऑब्टेन्ड। नॉर्मल कॉइन है, उछाले जा रहे हैं, कब तक उछालेंगे? हेड ऑब्टेन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे हेड आया रुक जाएंगे। पहला पार्ट क्या बोलता है? नंबर ऑफ टॉसेज नीडेड आर एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3 टॉस लगे, यानी एटमोस्ट 3, तो ज्यादा से ज्यादा 3 टॉस लगे तो क्या क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी टॉसेज एटमोस्ट 3, या तो एग्जैक्टली 1 टॉस लगे, EX का मतलब एग्जैक्टली 1 टॉस लगे, या एग्जैक्टली 2 टॉस लगे, या एग्जैक्टली 3 टॉस लगे। अगर एग्जैक्टली 1 टॉस लगे तो पहले ही टॉस में हेड आ जाए, अगर 2 टॉस लग रहा है तो टेल करके हेड आ जाए, अगर 3 टॉस लग रहा है तो टेल टेल करके हेड आ जाए, क्योंकि हेड आते ही रुक जाएंगे आप, क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर नहीं रुक रहे हैं तो क्या आ रहा है? टेल 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 टेल। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, ये हो गया। सेकेंड पार्ट इसका क्या कहता है? नंबर ऑफ टॉसेज आर इवन, यानी इवेंथ टॉस में हेड आए, प्रोबेबिलिटी इवेंथ टॉस शोज हेड। अब सोचिए, या तो सेकंड टॉस में हेड आए, या फोर्थ टॉस में हेड आए, या सिक्स्थ टॉस में हेड आए, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। सेकंड टॉस में हेड आए तो 1 बार टेल हेड, 3 बार टेल हेड, 5 बार टेल हेड, इन्फिनिटी तक। ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म है TH और कॉमन रेशियो है T²। तो आ गया हाफ इंटू हाफ अपॉन 1 माइनस हाफ का होल स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए। आइए आगे बढ़ें। एक मिनट रुको, देखें ये 15वां तो हो ही गया था ना अपना नॉर्मल गणेश। 15 का 16वां। बहुत अच्छा सवाल, ध्यान दें। A is one of the 6 horses entered for a race। 6 घोड़े दौड़ रहे हैं, उसमें से एक घोड़े का नाम A है। A घोड़ा, फिर एक और घोड़ा, एक और घोड़ा, हॉर्स 1, हॉर्स 2, हॉर्स 3, हॉर्स 4, हॉर्स 5, कुल मिला के 6 घोड़े दौड़ रहे हैं, उसमें से एक घोड़ा A है। A is one of the 6 horses entered for a race and it will be ridden by jockey B और C। या तो इस घोड़े A को जॉकी B चलाएगा या जॉकी C चलाएगा। It is 2-1 that B rides A। B चलाए A को, इसकी प्रोबेबिलिटी B rides A is 2/3 and probability C rides A is 1/3। क्वेश्चन में गिवन है it is 2-1 that B rides A, in which case all the horses are equally likely to win। Probability A wins given B rides A is 1/6। क्वेश्चन में गिवन है, लैंग्वेज पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, B rides A, अगर B A की घुड़सवारी करता है तो in which all horses are equally likely to win। If C rides A, probability of A winning given C rides A, उसके चांस ट्रिपल्ड हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं, तो उसके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। What are the odds against his winning? तो हम घोड़े A के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सोचो घोड़ा A कैसे कैसे जीतेगा? घोड़ा A जीतेगा, B उसको राइड करे इनटू
ए जीत जाए गिवन बी राइड्स ए, प्लस सी उसको राइड करे इनटू वो जीत जाए गिवन सी राइड्स ए। तो बी ए को राइड करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 इनटू ए जीते 1/6 प्लस सी ए को राइड करे 1/3 इनटू ए जीत जाए हाफ। ये ए आ गई। अब ऑड्स अगेंस्ट पूछा गया है, तो ऑड्स अगेंस्ट हो जाएगा ना जीतने की प्रोबेबिलिटी अपॉन जीतने की प्रोबेबिलिटी। खत्म। दो ही केस हैं, या तो बी घुड़सवारी करे और घोड़ा जीते, या सी घुड़सवारी करे और घोड़ा जीते। पर ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ के सारी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। कॉपी करिए।